नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तवेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। आजकल महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाओं को इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। रिस्टोर ऑन्को केयर के सेंटर में हम लोग हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ में काम शुरू करते हैं ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और एक्सेस अवेलेबल हो और क्वालिटी ट्रीटमेंट का एक्सेस हर किसी को मिल सके। चलिए इसके साथ में हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीमा जी का, मेरा पेट हमेशा फूला हुआ रहता है और मुझे पेट में भारीपन रहता है। मुझे डाउट है कि कहीं ये ओवेरियन कैंसर तो नहीं। सीमा जी, सामान्य पेट का फूलना और भारीपन होना इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है। इसके कॉमन रीजंस रहते हैं, जैसे गैस का होना, ब्लोटिंग होना, कुछ कंडीशंस में पेट में पानी भरना जिसे हम लोग असाइटिस कहते हैं। असाइटिस के कॉमन कॉजेस लिवर सिरोसिस या प्रोटीन डेफिशिएंसीज होते हैं। यदि आपको नॉन स्पेसिफिक पेन, ब्लोटिंग और पेट में पानी भरना 3 या 4 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रहता है तो आपके डॉक्टर से मिलकर आप एक अल्ट्रासाउंड का जांच आप करा सकते हैं। इसमें आपको डायग्नोसिस के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया जी का, सोनोग्राफी में ओवेरियन सिस्ट आया है, क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? रिया जी, हर सिस्ट कैंसर नहीं होती। सिस्ट 2 प्रकार के रहते हैं, एक है सिंपल सिस्ट और दूसरी है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिस्ट मतलब पानी के भरे हुए छोटे छोटे गुब्बारे, वो या तो अंगूर के रूप में हो सकते हैं या बड़े नारियल के आकार के रूप के गांठ के रूप में हो सकते हैं। यदि सिस्ट में गांठ भी है और पानी भी है तो उनको कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट का होना थोड़ा सा हाई रिस्क के तरफ जाता है। यदि सिस्ट का साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा है और सॉलिड कंपोनेंट भी उसके अंदर है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करके उसे एड्रेस करना ज़रूरी होता है। रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर में और काफ़ी सारे क्वालिफाइड सेंटर्स में जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्ट या सिंपल सिस्ट अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज होते हैं, इसमें हम लोग सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट का टेस्ट करते हैं जिसमें हमें फाइन डिटेलिंग्स मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में एमआरआई पेल्विस भी करना पड़ता है। अगला सवाल है स्नेहा जी का, मुझे थोड़ा सा ही खाना खा के मेरा पेट भर जाता है, ऐसा क्यों होता है? अर्ली सैटिस्फैक्शन या पेट का फूल होना ये ओवेरियन कैंसर का बहुत ही कॉमन और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। ट्यूमर जब बढ़ता है तो वो पेट को और आंतड़ियों के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करता है जिसमें अर्ली सैटिस्फैक्शन या पेट के भरने का हमें अनुभव होता है। साथ ही साथ असाइटिस बाकी लिम्फ नोड के ग्रोथ की वजह से भी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगला सवाल है अंकिता जी का ठाणे से, मेरा CA-125 लेवल बढ़ा हुआ है, क्या इसका मतलब मुझे पक्का कैंसर है? अंकिता जी, आप समझिए CA-125 ये एक ट्यूमर मार्कर है, ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, कैंसर स्पेसिफिक नहीं है। CA-125 का रेज होना बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आपको कैंसर है। CA-125 काफ़ी सारे नॉन मैलिग्नेंट यानी कि नॉन कैंसरस कंडीशंस में बढ़ता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। यदि आपको ऑलरेडी डायग्नोस्ड CA ओवरी है तो उसके ट्रीटमेंट के मॉनिटरिंग में उसके लेवल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई एक रिपोर्ट डायग्नोस्टिक नहीं रहता है। सीरीज ऑफ रिपोर्ट से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है। CA-125 का मेन यूज ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए नहीं। अगला सवाल देखते हैं वर्षा जी का, पीरियड्स बंद होने के 2 साल बाद भी मुझे ब्लीडिंग चालू हुई है, क्या ये सामान्य है? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब पीरियड खत्म होने के बाद में ब्लीडिंग होना ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अधिकतर समय ये सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर का पहला सिम्टम होता है। ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है। यदि आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। वे शायद आपका अल्ट्रासाउंड करके आगे बायोप्सी या कोई अति विशेष जांच आपको सजेस्ट करेंगे। इसे डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है मीना जी का, इनकी उम्र 60 ईयर्स है और इनको ओवेरियन कैंसर है। इनका सवाल है कि मैं ओवेरियन कैंसर का कीमोथेरेपी ले रही हूँ, क्या मुझे ब्राका टेस्ट करना जरूरी है? आज के डेट में 2026 में हर ओवेरियन कैंसर पेशेंट का हम लोग ब्राका टेस्ट करना अनिवार्य समझते हैं। रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर में और काफ़ी सारे क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में ब्राका टेस्ट ये नॉर्मल रूटीन होता है। ब्राका टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि BRCA1 या BRCA2 में से कोई भी अगर जीन एक्सप्रेस होता है तो इसके अगेंस्ट एक अति विशेष दवा टारगेटेड थेरेपी हम आपको ऑफर कर सकते हैं जो 2 या 3 साल तक आपको चलेगी। इसको हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं। इससे बीमारी को वापस आने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहता है। तो डेफिनेटली आपको ब्राका टेस्ट करना चाहिए। लगभग 18 to 20% ऑफ ओवेरियन कैंसर्स ब्राका पॉजिटिव पाए जाते हैं। अगला सवाल है निशा जी का बोरीवली से, मेरी उम्र 30 साल है, मैंने सुना है कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन आई है, पर शादी के बाद क्या है वैक्सीन इफेक्टिव है? वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव 14 से 16 साल के भीतर होती है। शादी होने के बाद में इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है, लेकिन फिर भी आप इसको ले सकते हैं। 45 एज तक सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन इंडिकेटेड है।
इसका शेड्यूल 2 तरीके से रहता है। 12 साल के कम उम्र के किशोरवयीन बालिकाओं के लिए 2 डोसेज होते हैं और 12 साल के ऊपर के लड़कियों के लिए 3 डोसेज रहते हैं। ये काफी इफेक्टिव है। याद रखिए, वैक्सीन लेने से आप एचपीवी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एचपीवी इन्फेक्शन कॉमन स्रोत है सर्वाइकल कैंसर का। आप वैक्सीन लेने के बाद भी आपको पैप स्मीयर या स्क्रीनिंग आपको करना अनिवार्य रहता है। दोनों चीजें हैंड इन हैंड रहती है। तो यस, आप वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 12 to 13 ईयर्स और आपके केस में इफेक्ट हल्का सा कम है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। अगला सवाल है पूजा जी का। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, क्या फिर भी मुझे पैप स्मीयर की जांच करानी चाहिए? पूजा जी, ये काफी अच्छा सवाल है। स्क्रीनिंग हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन में ही की जाती है। आप बिल्कुल भी स्वस्थ है तो भी आपको 3 साल में एक बार पैप स्मीयर करना मैंडेटरी है। ये पैप स्मीयर आप आपके करीबी ऑन्कोलॉजिस्ट या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप करवा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर कभी भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। इसे डेवलप होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। 3 साल में एक बार आप अगर पैप स्मीयर की जांच करते हैं, जो बिल्कुल भी पेनलेस और इजी और सिंपल है, तो प्री कैंसरस लीजन्स यानी कि बीमारी होने के पहले के चेंजेस को हम लोग आइडेंटिफाई करके इसको कंप्लीटली ट्रीट और प्रिवेंट कर सकते हैं। याद रखिए, सर्वाइकल कैंसर इज ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल डिसीज। तो आपको पैप स्मीयर जरूर करना चाहिए। पैप स्मीयर 25 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक हर फीमेल ने करना चाहिए। अगला सवाल है मेघा जी का। मेरे फ्रेंड को संबंध बनाने के बाद में हल्की सी ब्लीडिंग होती है, क्या यह चिंता की बात है? मेघा जी, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या संबंध बनाने के बाद का ब्लीडिंग सर्वाइकल कैंसर का इनिशियल लक्षणों में से बहुत कॉमन रीजन है। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग ये सर्वाइकल कैंसर का या एंडोमेट्रियल कैंसर का बहुत कॉमन लक्षण है। अगर आपको या किसी को पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के इसको डेफिनेटली आप इसको एड्रेस कीजिए। डेफिनेटली इसमें कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। हर एक रीजन कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई सिंपल ट्रीटेबल कॉजेज है तो उसे एड्रेस करके डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है। या सर्विक्स की बायोप्सी करने से बीमारी बढ़ जाती है? वैशाली जी, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। हम लोग अक्सर इसको देखते हैं। बायोप्सी करने से बीमारी बिल्कुल भी नहीं फैलती है। इनफैक्ट बायोप्सी करने से बीमारी का डायग्नोसिस होता है। इंडिया में ऑलरेडी डिसीज स्प्रेड आउट होते हैं और प्रेजेंटेशन लेट होता है, इसके लिए लोगों का ये मिसकंसेप्शन है। बायोप्सी इज नॉन निगोशिएबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है। अगला सवाल है रीना जी का। मुझे सीए ओवरी है, मैंने कीमोथेरेपी लिया है, डॉक्टर ने मुझे दोबारा से पेट स्कैन करने को बोला है, क्या साधारण सीटी स्कैन काफी नहीं है? पेट स्कैन और पेट सीटी ये स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। पेट सीटी में पूरे बीमारी का स्वरूप और कहां कहां तक वो फैला हुआ है उसका डिटेल और सटीक रूप से जानकारी हमको मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हम लोग ट्यूमर का इनिशियल स्टेजिंग, रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, बीमारी कितनी श्रिंक हुई है उसका सही तरीके से पता लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन काफी क्रिटिकल होती है, ताकि श्रिंक हुआ हुआ डिसीज है तो इससे आपके सर्जन को ट्रीटमेंट प्लानिंग में काफी गाइडेंस मिलता है, तो उनका एक्सटेंट ऑफ डिसेक्शन और सर्जरी प्लानिंग में हेल्प होती है। तो पेट सीटी मैंडेटरी होता है और ये स्टैंडर्ड है और हर किसी को ये करना पड़ता है। यदि आपको कुछ और परेशानी है, जैसे क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेके भी इसको किया जा सकता है। अगला सवाल है शालिनी जी का। इम्यूनोथेरेपी, क्या एडवांस सर्वाइकल कैंसर में भी कोई उम्मीद है? एडवांस सर्वाइकल कैंसर के अंदर भी काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। नॉट जस्ट कीमोथेरेपीज, कीमोथेरेपी के साथ में कॉम्बिनेशन टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज आजकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। रिश्चोरा ऑन्को केयर सेंटर में हम लोग मॉलिक्यूलर ट्यूमर बोर्ड को साथ में मिलके कुछ जांचें करते हैं, जैसे कि PDL1 ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन। इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके अंदर इम्यूनोथेरेपी सबसे कारगर होगी। उन लोगों को कीमोथेरेपी हम लोग ऑफर करते हैं और उसके काफी अच्छे और रोबस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगला सवाल है अरुणा जी का। क्या ऐसी दवाई है जो केवल कैंसर पर असर करती है? बिल्कुल अरुणा जी, ऐसी काफी सारे मेडिसिन है जिसे हम लोग टारगेटेड थेरेपीज कहते हैं, जैसे कि HER2 पॉजिटिव हो गया या BRCA पॉजिटिव हो गया, जो स्पेसिफिक मेडिसिन से जो अति विशेष सेल्स पे ही काम करती है। कुछ मेडिसिन है जैसे कि बेवासिजुमैब है, जो एंजियोजेनेसिस मतलब नवे ब्लड वेसल्स के निर्माण को रोकती है। ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसे कीमोथेरेपी के साथ में दिया जाता है, जिससे रिस्पांस रेट और रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। ये बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव रहते हैं। रिश्चोरा ऑन्को केयर सेंटर और काफ़ी सारे ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसे कॉमनली और इजीली दिया जाता है। अगला सवाल है भक्ति जी का। हमें कीमोथेरेपी जनरल हॉस्पिटल में लेना चाहिए या ऑन्कोलॉजी सेंटर में लेना चाहिए? आपको ट्रीटमेंट प्रेफरेबली कोई डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर में लेना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फायदे और बेनिफिट्स हैं। क्योंकि आपको स्पेसिफिक ट्रेंड स्टाफ मिलता है जो इसके अंदर क्वालिफाइड रहता है, जो एरर नहीं करते हैं। दूसरी बात, क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजी सेंटर्स और रिश्चोरा ऑन्को केयर सेंटर बहुत ही सेंसिटाइज रहते हैं आपके
कंसर्न्स के रिगार्डिंग, जिनका मेन उद्देश्य ही आपके बीमारी को कम्प्लीटली क्योर करना और आपको रिहेबिलिटेट करना होता है। इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ में न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट काफ़ी मायने रखता है। ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है और कैसे कंट्रोल्ड इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में दी जाती है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में लेना चाहिए। महिलाएं परिवार और समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। वे हमेशा दूसरों की केयर में बिजी रहती है और खुद की तरफ ध्यान देना भूल जाती है। याद रखिए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से और पैप स्मेयर से 100% प्रिवेंट किया जा सकता है और ओवेरियन कैंसर भी अर्ली स्टेज में या स्टेज 3 तक भी कम्प्लीटली क्योरेबल है और इसे हराया जा सकता है। यदि आपको या आपके किसी परिचित को इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रिस्टोरा ऑन्को केयर सेंटर में या कोई भी डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर में संपर्क कीजिए और सही इन्फॉर्मेशन पाइए। सही इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए। तो डरिए नहीं, आगे आइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं के साथ शेयर करें और अपने योगदान को आगे बढ़ाइए। स्वस्थ रहें और जागरूक रहें।